दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आपने लॉक के प्रमुख राजनीतिक विचारों जैसे मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता तथा लॉक के चिंतन में व्यक्तिवाद के संबंध में पढ़ लिया है। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे लॉक के विचारों में अंतर्निहित विसंगतियां तथा विरोधाभास। दोस्तों, जॉन लॉक का राजनीतिक चिंतन और विचारों के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन उसके विचारों में कुछ बातों पर अस्पष्टता और तर्कसंगतता का अभाव है, जिससे उसके विचारों के कई तत्व विरोधाभासी प्रतीत होने लगते हैं। आज की वीडियो में आप लॉक के चिंतन में व्याप्त इन्हीं विसंगतियों के संबंध में पढ़ेंगे। साथ ही आप पढ़ेंगे लॉक का महत्व और उसका प्रभाव। दोस्तों, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लॉक के विचारों में विसंगतियां या विरोधाभास। दोस्तों, लॉक के विचार एक ओर अनुभववाद से प्रभावित हैं, तो दूसरी तरफ मध्यकालीन विचारक रिचर्ड हुकर का उस पर अमिट प्रभाव है। एक ओर अनुभववाद से प्रभावित हैं, तो दूसरी तरफ मध्यकालीन विचारक रिचर्ड हुकर का उस पर अमिट प्रभाव है। वास्तव में लॉक के विचारों में हॉब्स की भांति तार्किक संगति विद्यमान नहीं है और उसने 4 स्तरों पर सर्वोच्च शक्ति की कल्पना की है। तो 4 स्तरों पे लॉक किन किन स्तरों पे सर्वोच्च शक्ति की बात करता है? तो पहला वह कहता है कि सरकार में विधायिका सर्वोच्च होगी। पहली बात लॉक कहता है कि जो सरकार है, सरकार का निर्माण किया जाएगा, उसमें विधायिका सर्वोच्च होगी। दूसरी बात वो कहता है कि सरकार से भी सर्वोच्च समुदाय होगा। तो पहले तो सरकार में विधायिका को सर्वोच्च मानता है, दूसरे स्थान पर कहता है कि लॉक सरकार से भी सर्वोच्च समुदाय होगा, और तीसरा कहता है कि समुदायों का भी मूल उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। फिर चौथा वह कहता है कि प्राकृतिक अधिकारों से भी महत्वपूर्ण प्राकृतिक विधि या प्राकृतिक नियम हैं, या ये प्राकृतिक विधि से ही प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक अधिकारों से महत्वपूर्ण प्राकृतिक विधि होती है, और जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं वो प्राकृतिक विधियों से ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों के बाद इसके कारण ये दुविधा होने लगती है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या समुदाय के दंड का अधिकार। जब ये बातें लॉक कहता है अपने चिंतन में, तो उस समय कुछ विरोधाभास या दुविधा उत्पन्न होने लगती है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या समुदाय के दंड का अधिकार। दूसरे शब्दों में ये समझ में नहीं आता है कि व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है या समुदाय का महत्व ज़्यादा है। रिचर्ड हुकर के बारे में आप जान लीजिए। लॉक जो रिचर्ड हुकर से प्रभावित है, तो हुकर से ली हुई मध्यकालीन परंपरा के इस विश्वास को वो अपनाता है कि समाज का एक संपूर्ण व्यक्तित्व होता है। मध्यकालीन विचारक हुकर कहता है कि समाज का एक संपूर्ण व्यक्तित्व होता है और स्वार्थी व्यक्तियों का एक समूह नहीं। तो दूसरी ओर हॉब्स के उस परंपरा को ग्रहण करता है जिसके अनुसार समाज स्वार्थी व्यक्तियों का एक समूह मात्र होता है। सबसे पहली बात, रिचर्ड हुकर का ये मत अपनाता है कि समाज एक संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, स्वार्थी व्यक्तियों का समूह नहीं। दूसरी ओर हॉब्स से उस परंपरा को भी ग्रहण करता है जिसके अनुसार समाज स्वार्थी व्यक्तियों का समूह होता है। लॉक क्या करता है? लॉक इन दोनों विरोधी दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है, लेकिन वो इसमें असफल रहा है, जिसके कारण उसके चिंतन में एक तरफ व्यक्ति और व्यक्ति के अधिकार अंतिम तत्व के रूप में सामने आते हैं, और दूसरी तरफ व्यक्ति और उसके अधिकार समाज के बहुमत के अधीन हो जाते हैं। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु उसके असंगतता या विरोधाभास का है कि लॉक भी हॉब्स के समान मानव के एक पक्ष को प्रधानता देता है। लॉक जो है, हॉब्स का चिंतन ये था कि मानव स्वभाव स्वार्थी और बुरी प्रवृत्तियों वाला होता है। हॉब्स का मानना है कि मनुष्य स्वभाव से ही बुरा होता है। लॉक भी हॉब्स के समान मानव व्यवहार के केवल एक ही पक्ष को प्रधानता देता है। हॉब्स यदि मानव के बुरे पक्ष को देखता है, तो लॉक ने मनुष्य में केवल अच्छाइयों को देखा है। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में न तो अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होती हैं और ना ही बुराइयाँ ही बुराइयाँ, बल्कि व्यक्ति अच्छाइयों और बुराइयों दोनों का मिश्रण है। इसके बारे में लॉक ने कहीं कोई बात नहीं की है।
तीसरा बिंदु है दोस्तों, लाक द्वारा प्राकृतिक अवस्था में जो प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकारों की धारणा है उसे भी मान्यता नहीं दी जा सकती, न ही स्वीकार किया जा सकता है। प्राकृतिक अधिकारों के बारे में वो कहता है कि स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों पे लाक ने इतना बल दिया है कि वो निरपेक्ष और सरकार द्वारा अनुल्लंघनीय हो जाता है। लाक जब प्राकृतिक अवस्था में बात करता है कि व्यक्तियों के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार पहले से ही होता है, तो वहाँ पर वो स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार पर इतना अधिक बल देता है कि उसे वो निरपेक्ष मान लेता है और कहता है कि सरकार भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती है, इन अधिकारों का वो उल्लंघन नहीं कर सकती है सरकार। लेकिन इन अधिकारों की निरपेक्षता की धारणा को मान्यता नहीं दी जा सकती है। वर्तमान काल में जो धारणा बनी है तो उसमें ये स्पष्ट है कि लाक ने स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को जो निरपेक्ष माना था वो पूरी तरह से सही नहीं है। चौथा बिंदु देखते हैं क्रांति के संबंध में। क्रांति के संबंध में या विद्रोह या विरोध के अधिकार के संबंध में लाक के विचारों में विरोधाभास पाया जाता है। वो कहता है कि यदि सरकार जनहित या लोकहित में कार्य नहीं करती है तो उसे जनता के द्वारा क्रांति करके हटाया जा सकता है। साथ ही वह जनता को सरकार के कार्यों की जांच करने का अधिकार देता है, जिसके कारण होता क्या है कि जनता को क्रांति या विद्रोह का अधिकार मिल जाता है। जब क्रांति के अधिकार में लॉक कहता है कि यदि सरकार जनता के उद्देश्यों और हितों की रक्षा करने में सफल नहीं हो पाती है या उनके उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाती है तो जनता को क्रांति या विद्रोह का अधिकार है और सरकार के पास उसकी रक्षा या अपनी रक्षा के लिए भी कोई साधन नहीं बचता है। तो ऐसी दशा में जब वो व्यक्तियों को क्रांति का अधिकार दे देता है तो शांति की संभावना कहाँ रहेगी या स्थिरता की संभावना ऐसे में नहीं की जा सकती है, सरकार स्थिर नहीं हो सकती है। पांचवी विसंगति है कि लॉक के संपत्ति संबंधी विचार जो हैं वो भी असंगतिपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लॉक का जो प्राकृतिक अधिकारों में संपत्ति का विचार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि राजनीतिक समाज का निर्माण संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है। लॉक का महत्वपूर्ण धारणा है कि राजनीतिक समाज का निर्माण या व्यक्तियों ने समझौता के द्वारा जो राजनीतिक समाज या समुदाय का निर्माण किया है उसका जो स्थापना हुई है वो संपत्ति की रक्षा के लिए हुई है। लेकिन जिस प्रकार से वह श्रम के मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन करता है उससे व्यक्तियों को असीमित संपत्ति अर्जित करने की छूट मिल जाती है। वो कहता है कि संपत्ति जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है और यदि किसी व्यक्ति ने किसी संपत्ति में अपना श्रम मिला दिया तो वो उसकी हो जाती है। लॉक का मानना है जो श्रम का मूल्य सिद्धांत है वो कहता है कि किसी भी वस्तु का मूल्य उसमें निहित श्रम के कारण होता है। यदि किसी भी वस्तु में व्यक्ति ने अपना श्रम या अपने श्रम से उसे प्राप्त कर लिया तो वो उसकी होती है। तो इससे क्या होता है कि व्यक्तियों को असीमित संपत्ति अर्जित करने की छूट मिल गई क्योंकि संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग माना गया। इस धारणा से व्यवहारिक रूप में पूंजीवाद को जन्म मिला और पूंजीवाद में हुआ ये कि पूंजीपति जो था उसका संसाधनों पर अधिकार हो गया क्योंकि उसके साथ उसने अपना श्रम मिला लिया तो उसका अधिकार हो गया और वह इसका प्रयोग एक वर्ग के शोषण के लिए करने लगा। तो कुल मिलाकर जो लॉक के संपत्ति की अवधारणा है इसे भी पूरी तरह संगतिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके विचारों में विरोधाभास का वो ये है कि लॉक के विचारों से ऐसा लगता है कि राजसत्ता जो होती है, सत्ता या राजसत्ता व्यक्तियों और राजा में बंटी हुई है और दोनों ही उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो राजसत्ता विभाजित नहीं होती है और राजा ही अपने अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करता है। लॉक के विचारों की एक असंगति ये भी है दोस्तों कि वह राज्य और समाज में कोई अंतर करने में असमर्थ है। लॉक अपने संपूर्ण विचारों में राज्य और समाज के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं करता है और तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं का विश्लेषण भी वो नहीं कर पाया है। जैसे संप्रभुता, राज्य के सामूहिक अधिकार संबंधी धारणा उसके बहुत ही अस्पष्ट विचार हैं। इसके अलावा व्यक्तियों को जो विरोध का अधिकार दिया गया है, राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार दिया गया है,
वो उसकी प्रक्रिया भी अत्यंत अस्पष्ट और जटिल है। तो आपने देख लिया लाक के विचारों में प्रमुख विरोधाभास और असंगतियां कहाँ कहाँ हैं और किस प्रकार से उसके विचार इस कारण से विरोधाभासी हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि कुछ कमियों के बावजूद लाक के चिंतन का महत्व नहीं है। इन असंगतियों के बावजूद लाक के विचारों का बहुत ही महत्व है और फ्रांस और अमेरिका की क्रांति पर लाक के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत अमान्य किया जा चुका है वर्तमान में, लेकिन यह सिद्धांत लाक की एक महत्वपूर्ण देन है, ऐसा एक प्रमुख राजनीतिक विचारक डनिंग का मानना है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा को वो राज्य का कार्य मानता था। लाक के विचारधारा में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा राज्य का कार्य था और इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा के लिए या रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया गया है। वर्तमान में भी ये प्रासंगिक है क्योंकि आज भी प्रत्येक देश के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों की बात की गई है वो कुल मिलाकर इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया गया है। और ये धारणा, लाक की ये धारणा वर्तमान में प्रजातंत्र और उदारवाद की आधारशिला भी है। तो कुल मिलाकर वर्तमान में भी या इस समय भी लाक का प्रभाव और उसके विचारों का महत्व है। उसका सीमित और संवैधानिक शासन की अवधारणा तथा धार्मिक सहिष्णुता का विचार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीमित शासन का मतलब ये कि व्यक्तियों के अधिकारों के लिए, व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए वो सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, जिससे व्यक्तिवाद की धारणा का उदय होता है। धार्मिक सहिष्णुता यानी प्रत्येक धर्म के साथ प्रेम और सामंजस्य, ये धर्मनिरपेक्षता को जन्म देता है। तो कुल मिलाकर आपने देखा लाक के विचारों में प्रमुख असंगतियां और विरोधाभास कौन से हैं। इसके अलावा लाक के विचारों का महत्व और वर्तमान में उसका प्रभाव क्या क्या है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। आगे किस अन्य टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।